हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन बाग एकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। यूनिट 2.4 द पुली बाय जॉर्ज हर्बर्ट हमने ऑलरेडी देख ली है, कविता भी देखी है और उसका वार्मिंग अप भी देख लिया था। उसके कवि के बारे में भी हमने जानकारी ले ली है और कविता भी पूरी तरह से हमने समझ ली है। तो आगे बढ़ते हैं इसके इंग्लिश वर्कशॉप की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ क्लूज पिक आउट वर्ड्स कंटेनिंग द लेटर ए फ्रॉम द पोम एंड बिल्ड अ वर्ड पिरामिड। अब देखिए 1 2 3 4 5 है ना, इस तरह से वर्ड पिरामिड हमको बनाना है। एक दो तीन चार पाँच, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सात और 8 और ये लास्ट वन 8 9। चलिए, तो सबसे पहला क्लू है एन आर्टिकल। अभी इसके बारे में तो हमें ये है इनडेफिनेट आर्टिकल अ, है ना। दूसरा है अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कौन सा यूज हुआ है पहली ही लाइन में, व्हेन गॉड एट फर्स्ट, एट। तीसरा है पास्ट टेंस ऑफ लाई। लाई का पास्ट टेंस क्या होता है, LAY, ले। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम लेंथ ऑफ योर ओपन पाम। ऐसी करते हैं ना हम, ये जो जिसको हम विथ कहते हैं मराठी में, तो इसको कहा जाता है इंग्लिश में स्पैन। ठीक है, उसके बाद में आता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ योर पाम्स, स्पैन। मेक मच ऑफ, अडोर, है ना, ADORE। लवलीनेस, लवलीनेस को क्या कहेंगे हम, ब्यूटी, ब्यूटी। ठीक है, उसके बाद में लवली, इन प्लेस ऑफ, उसकी जगह पर, है ना, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ। ठीक है, उसके बाद में द कलेक्शन ऑफ प्राइसलेस वैल्यूएबल्स क्या होता है, ट्रेजर। और आखिर में है रेस्टलेसनेस एंड डिस्कम्फर्ट, जो एक वर्ड यूज हुआ है वियरीनेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ड ग्रिड हमने पूरी कर ली है। वर्ड पिरामिड कहते हैं इसको, वर्ड पिरामिड हमने इस तरह से पूरा कर लिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। दूसरे क्वेश्चन में हमको पूछा गया है, वो है MCQs। तो पहला है, हर्बर्ट्स पोम द पुली डिस्प्लेज डैश एज टू मेन थीम्स। दो मेन थीम उसकी क्या है, तो उसका आंसर है 1। क्या है, ओरिजिन्स एंड मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी। ओरिजिन्स, GINS, एंड स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी। ठीक है, फिर दूसरा है बी,
बी क्या पूछ रहा है हमसे, द समरी ऑफ द पोएम द पुली इज, समरी ऑफ द पोएम पुली की क्या है, तो उसमें से फाइंड टू करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, तो फोकस ऑन मैकेनिकल ऑपरेशन ऑफ पुली, बिल्कुल नहीं। दूसरा है टू टीच अ लेसन टू अ क्रिएशन दैट इज मैन बाय द क्रिएटर, बिल्कुल नहीं। उसको लेसन पढ़ाना है, उसको सिखाना है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। टू नो द डिफरेंट थिंग्स बिस्टोर्ड ऑन मैन बाय गॉड, बिल्कुल नहीं। टू रिमाइंड मैन अबाउट हिज क्रिएटर इन हिज एग्जॉशन, तो चौथा और पांचवा है गॉड पुल्ड मैन टुवर्ड्स हिम बाय मेकिंग हिम रेस्टलेस एंड वीरी, ठीक है। ये दो उसके करेक्ट ऑप्शन है बी के। सी, इन द पोएम द पुली इज कंसिडर्ड अ मैकेनिकल डिवाइस, बिल्कुल नहीं। अ गिफ्ट टू मैनकाइंड, बिल्कुल नहीं। एन इमेज टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल भी नहीं। और चौथा है एन इमेज बाय विच गॉड कंपेल्स पीपल टू बिकम डिवोट, चौथा, ठीक है। डी, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पन फ्रॉम द पोएम, पन का क्या मतलब होता है, पन होता है वर्ड प्ले, ठीक है। तो रेस्ट इन द बॉटम ले, ये जो है पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। कैसे करेक्ट है उसको मैं अभी आपको एग्जैक्ट एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। रेस्ट इन द बॉटम ले, ठीक है। अब ये जो रेस्ट यहां पर यूज हुआ है, पन जो क्रिएट होता है, पन जो तैयार होता है इस वर्ड की वजह से, यही वर्ड के दो तीन मीनिंग्स इसमें आ सकते हैं। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, रेस्ट इन द बॉटम ले, है ना। जब सभी चीजें खत्म हो गई और रेस्ट इन द बॉटम ले का मतलब होता है सिर्फ, केवल, ओनली, है ना। इस तरह से भी उसको यूज हुआ है, ठीक है। आराम, अभी आराम का मतलब आराम करना यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे स्वस्थता है ना, मन स्वास्थ्य, उसको आराम, आराम का मतलब मन स्वास्थ्य प्रदान करना। तो इसका मीनिंग एक से ज्यादा निकलते हैं, इसीलिए वो फन है ना, क्योंकि वो वर्ड प्ले होता है, फन होता है वर्ड प्ले, ठीक है। चलिए, ई, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैराडॉक्स फ्रॉम द पोएम, ठीक है। तो डी वन है। पैराडॉक्स के क्या एग्जाम्पल है वो देखते हैं। एंड रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, नहीं। ही वुड अडोर माई गिफ्ट्स इंस्टेड ऑफ मी, नहीं। लेट हिम बी रिच एंड वेरी, और व्हेन गॉड फर्स्ट मेड मैन, बिल्कुल भी नहीं। तो लेट हिम बी रिच एंड वेरी, तीसरा। देखिए पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स होता है जहां पर हम, है ना, जहां पर वाक्य के वाक्य के पहले भाग में जो कुछ कहा जाता है उसके बिल्कुल विपरीत दूसरी भाग में कहा जाता है। तो यहाँ पर तो एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि लेट हिम बी रिच, है ना। ऐसा समझा जाता है दुनिया में कि जो आदमी अमीर होता है, पैसे वाला होता है, जो समृद्ध होता है, उसको कभी क्या कहते हैं, अस्वस्थता नहीं सताती है, एंड वेरी, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक तरफ तो अमीर बताया जा रहा है, अगर अमीर है तो वेरी क्यों है, तो ये दोनों ऑपोजिट समझे जाते हैं, रिच एंड वेरी, और दोनों ऑपोजिट्स है, इसलिए यहां पर ये पैराडॉक्स है, ठीक है। चलिए ई, अब चलते हैं एफ की ओर। एफ क्या है, एफ हमें पूछ रहा है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनेक्टकी फ्रॉम द पोम। सिनेक्टकी क्या होता है, एक बार बता देता हूं। सिनेक्टकी होता है जहां पर हम पार्ट फॉर होल या फिर होल फॉर पार्ट यूज करते हैं, बात समझ में आ रही है। जहां पर हम, है ना, एक भाग, अभी देखो जैसे हम मजदूर, मैंने 10 मजदूर लगाए, ऐसा मुझे कहना है, तो मैं क्या कहूंगा, आई हायर्ड 10
वर्कर्स, ऐसा कह सकता हूं। पर अगर कविता के भाषा में कहना चाहे तो मैं कहूंगा आई हायर 20 हैंड्स, मैंने 20 हाथों को काम दिया है ना। तो वो क्या है, हाथों को काम दिया मतलब सिर्फ हाथ आते हैं काम करने के लिए, इंसान नहीं आते हैं। उसका मतलब हाथ जो होते हैं वो इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। हाथ जो होते हैं वो काम करने वालों को, मजदूरों को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए उसको हम कहेंगे पार्ट फॉर होल। हाथ ही सिर्फ मजदूरों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सिनेक्टिकी। अब यहां पर देखो सिनेक्टिकी कौन से इसमें, तो बोथ शुड लूजर्स भी, बिल्कुल नहीं। देन ब्यूटी फ्लोड, वो भी नहीं। लेट अस सेड ही पोर ऑन हिम, वो भी नहीं। मैन टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, है ना, मैन टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट, मे टॉस, मे टॉस हिम टू माई ब्रेस्ट। ब्रेस्ट मतलब वो मेरी छाती से आकर लगेगा, मुझसे मतलब छाती से आकर लगेगा मतलब सिर्फ छाती है तो उसको आकर लगेगा, ऐसा है क्या? मेरी छाती से आकर लगेगा तो मतलब क्या है कि मेरे पास आएगा, मेरी शरण में आएगा, मेरी छाती नहीं, मेरी, मैं पूरा हूं, है ना। तो पार्ट, ब्रेस्ट इज यूज फॉर कंप्लीट गॉड, तो पार्ट फॉर होल। चलिए एलिट्रेशन, जी, जी होता है। एलिट्रेशन क्या होता है? बहुत सिंपल है। एलिट्रेशन में साउंड्स रिपीट होते हैं ना, वर्ड जो आसपास में आने वाले शब्द होते हैं उनकी शुरुआत सेम साउंड से होती है, ठीक है। तो इसमें रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, ये करेक्ट एग्जांपल है, तीसरा, है ना, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्जन, है ना, एच, एच जो है, इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन होता है, देखिए, जो हमारा यूजुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ऐसे होता है। तो उसको प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट मतलब उसको उल्टा पुल्टा किया जाता है, उसको हम कहते हैं इन्वर्ट, इन्वर्जन, है ना। तो इन्वर्जन में जो वाक्य रचना होती है वो उलट कर दी जाती है, उलट पुलट दी जाती है। सो बोथ शुड लूजर्स बी, है ना। अब इसका वाक्य अगर सही में आपको लिखना है, अच्छे तरीके से आपको लिखना है, तो उसको क्या कहेंगे, लिखेंगे हम, तो बोथ शुड बी लूजर्स, ऐसा लिखेंगे, पर वो बोथ शुड लूजर्स बी इस तरह से लिखा जा रहा है ना। चलिए, और आखिर में पूछा जा रहा है राइम स्कीम क्या है पोम की, GHI, ठीक है। आखिर में पूछा जा रहा है कि राइम स्कीम क्या है। देखिए, व्हेन गॉड फर्स्ट मैन मेड मैन, हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंड बाय, let us pour on him all we can. Let the world riches which dispersed lie contract into a span. Man, buy, can, lie, span. Man, buy, can, lie and span. ठीक है, man, can, span, buy, lie. A, B, A, B, A. तो इसमें क्या है ऑप्शन उसका? 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। वो आंसर्स मैं यहाँ पर नहीं लिखने वाला हूं, वो आंसर्स मैं सिर्फ ओरली आपको बता दूंगा, ठीक है। ओरली आपको ये आंसर्स मैं देने वाला हूं। The poet has used the word rest thrice in the poem. Write what the word implies in each of the 3 lines it occurs. चलिए, इसको मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, दैट इज ए, है ना। अब 3 बार यूज हुआ है, 1, 2, 3। चलिए, कहां कहां पर यूज हुआ है वो देखते हैं पहले। पहला तो हुआ है सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैरा, 5th लाइन ना, 5th लाइन, ठीक है। दूसरी बार यूज हुआ है थर्ड पैरा, 4th लाइन, 4th लाइन, और आखिर में हुआ है 4th पैरा, 1st लाइन, ठीक है। अब अलग अलग मीनिंग से उनको, उस रेस्ट वर्ड को यूज किया गया है, उनको हमको देखना है। तो पहले इसमें क्या कहता है, परसीविंग दैट अलोन ऑल ऑफ हिज ट्रेजर्स रेस्ट इन द बॉटम ले।
रेस्ट मतलब यहां पर उन्होंने सिर्फ ओनली के तौर पर उसको यूज किया है, सिर्फ सिर्फ, है ना, खाली, ठीक है। एंड रेस्ट इन नेचर, नॉट द गॉड ऑफ नेचर, और वो समाधान, सेटिस्फैक्शन उसको मिलेगा। रेस्ट मतलब आराम होता है ना, तो उसी तौर पर उसको सेटिस्फैक्शन के तौर पर उसने यूज किया है कि भाई उसको क्या है, वो उसको अगर सारी चीज मैं दे दूंगा तो वो क्या करेगा, मेरी दी हुई चीजों में ही संतोष मनाएगा, मेरी दी हुई चीजों में ही समाधान पाएगा और मुझे भूल जाएगा, इस तरह से, है ना। और लास्ट में येट लेट हिम कीप द रेस्ट, लेट हिम कीप द रेस्ट, एवरीथिंग एल्स, बाकी सब, है ना। तो क्या कहते हैं भगवान, ईश्वर क्या कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं कि भाई ठीक है, मैंने अभी तो इसको सब कुछ दे दिया है, एक चीज मैंने अपने पास रखी, तो ठीक है, उसको बाकी सारी चीजें रखने दो, लेट हिम कीप रेस्ट, बाकी सारी चीजें उसको रखने दो, एक चीज मैं अपने पास रखूंगा, ताकि उसको जब भी वैसा लगेगा वो मेरी तरफ खींचा आएगा, ठीक है। तो देखिए, एक तरफ इसको ओनली सिर्फ के तौर पर यूज किया है, एक तरफ उसको सेटिस्फैक्शन के तौर पर, और एक तरफ एवरीथिंग एल्स के तौर पर उसको यूज किया गया है। बात समझ में आ गई सबके? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डज गॉड वांट इन रिटर्न फ्रॉम मैन फॉर द गिफ्ट ही हैज बिस्टोव्ड अपॉन हिम। देखिए, इंसान को जो भी चीजें, अच्छाइयाँ, वरदान ईश्वर ने प्रदान किए हैं, उसके बदले में उनकी क्या अपेक्षा है, उनकी क्या अपेक्षा है कि रिमेंबर मी, क्या अपेक्षा है ना, सिर्फ एक ही अपेक्षा है ईश्वर की, आपकी तरफ से सिर्फ एक ही अपेक्षा है कि भाई मैंने आपको इतना कुछ दे दिया, कोई बात नहीं, उसको आप उपयोग करो, उसको आप चाहे जैसे इस्तेमाल करो, पर मुझे मत भूलो, रिमेंबर मी, मुझे भूलना नहीं, इतनी ही अपेक्षा इंसान की तरफ से भगवान ईश्वर करते हैं। Why did God withhold the gift of rest from man? चलिए, क्यों रेस्ट जो होती है, सेटिस्फैक्शन जो होता है, उसको भगवान ने क्यों देने से, इंसान को देने से रोक लिया? क्यों रोक लिया? क्योंकि उसको पता था, ईश्वर को पता था कि अगर if he doesn't come to me in happiness, at least in restlessness, he'll remember me. है कि नहीं? अगर वो अगर वो खुशी में, आनंद में मेरी तरफ नहीं आएगा, तो कम से कम जब वो अस्वस्थ होगा तब तो मुझे याद करेगा। इसलिए उसने अस्वस्थता स्वस्थता प्रदान नहीं की, अस्वस्थता ही प्रदान की है, या फिर अस्वस्थ रखा है इंसान को, ऐसे हम कह सकते। Besides those given in the poem, what other gifts has God blessed mankind with above his other creations and list them? देखिए, अभी कविता में जितनी भी चीजें हमको बताई गई है, क्या बताया गया है? स्ट्रेंथ है, ब्यूटी है ना, स्ट्रेंथ, बिसाइड्स दोज गिवन इन द पोएम, पोएम में जितनी भी चीजें हमको बताई गई है, उसके अलावा, है ना, डी क्वेश्चन है कि उसके अलावा तो कविता में क्या बताया गया है? उसमें हमको बताया है स्ट्रेंथ, देन ब्यूटी, देन विजडम, देन ऑनर, देन प्लेजर, ये सारी चीजें तो हमें इंसान ने प्रदान की है। इसके अलावा हमें क्या किया, हमें क्या दिया? हम सबसे पहले तो हमें जीवन दिया है, ये भी यहाँ पर व्हेन गॉड फर्स्ट मेड मैन, ये भी हमें यहाँ पर बताया गया है। तो हमें जीवन प्रदान किया, हमें ताकत शक्ति दी, हमें सौंदर्य दिया,
हमें विजडम दिया, हमें प्राउड ऑनर दिया और हमको सब कुछ दे दिया है। इसके अलावा और क्या चीजें हमको दी है? देखिए, सबसे पहली चीज तो है, हमें जरूरत होती है ऑक्सीजन की, वो भी हमें प्रकृति से मिलता है, जो कि ईश्वर ने निर्माण की है, ऐसा समझ सकते हैं हम लोग। अभी ये देखिए, इस पर आप लोगों की बहस भी हो सकती है। आप में से कई लोग उसको कह सकते हैं, सर इसका क्या संबंध है, ईश्वर ने ही निर्माण की है, इसका क्या प्रूफ है, इसका हमारे पास क्या पुरावा है, या फिर इसके पास एविडेंस क्या है? तो हमें उसमें नहीं जाना है। कविता में ऐसा कहा है, कवि ऐसा कह रहे हैं, तो फिर हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये किसी के मानने ना मानने का यहाँ पर कोई भी सवाल उत्पन्न नहीं होता है, प्रश्न ही नहीं उठता है। यहाँ पर जो कवि कह रहे हैं, उसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान ने, ईश्वर ने दुनिया निर्माण की है, तो फिर हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम हमारे मन से कुछ नहीं कह रहे। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई मानता हो ना मानता हो, आस्तिक हो नास्तिक हो, उनके हमें झमेले में नहीं पड़ना है ना। यहाँ पर कवि जो कुछ है, अभी आप ऐसा कह सकते हो, अगर आपको परीक्षा में ऐसा सवाल आता है कि अकॉर्डिंग टू द पोएट हु मेड मैन, ऐसा सवाल आ सकता है, तो तब क्या आप लिखोगे कि मुझे लगता है कि इंसान को प्रकृति ने निर्माण किया है, नेचर ने निर्माण किया, ऐसा कहोगे आप? या फिर माता पिता ने जन्म दिया है, ऐसा कहोगे? क्योंकि कवि का वैसा सोचना है, तो प्रश्न वो पूछा जा रहा है, उसी के हिसाब से हमको आंसर देना है। हमें हमारा ज्यादा दिमाग नहीं यूज करना है। ठीक है, क्योंकि जो पूछा जा रहा है उसी का जवाब हमको देना है। आपका जो है व्यू पॉइंट, उसका हम सम्मान करते हैं, पर आपसे जो पूछा जा रहा है वही आपको कहना है। तो इसके इसके झमेले में हमको नहीं पड़ना है। ठीक, तो ऑक्सीजन जो जरूरत होती है वो हमें दिया जाता है। देखो, हमें सॉइल प्रदान की है, जिससे हम हमारा अन्न, हमारे लिए जो है वो भी निर्माण हम सॉइल से करते हैं, तो वो भी तो देन उन्हीं की हुई। ठीक है, उसके बाद में हमारा अन्न उग सके, इसलिए रेन भी हमको दी है, ताकि हमारे पानी की जरूरत पूरी हो सके। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें, इसकी लिस्ट हम अगर बनाने जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो 100 150 200 बहुत सारा हो जाएगा, पूरा दिन हम उसमें डाल देंगे, पर भी फिर भी वो लिस्ट हमारी पूरी नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने मन से भी कुछ चीजें उसमें लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, when does man generally turn to God? है ना, इंसान ईश्वर की तरफ कब मुड़ता है, जनरली, खास करके कब मुड़ता है? तो इन रेस्टलेसनेस या सॉरो, है ना, जब उसको दुख होता है, जब वो अस्वस्थ होता है, जब उसको संतोष नहीं मिलता है, तभी वो भगवान की तरफ, ईश्वर की तरफ मुड़ता है, ऐसा हम कह सकते हैं। और सपोर्ट योर आंसर, कि खुद स्वयं ईश्वर कह रहे हैं कि अगर सुख में मेरी तरफ नहीं मुड़ा तो कम से कम दुख में मेरी तरफ मुड़ेगा। ऐसा, इफ नॉट इन हैप्पीनेस एटलीस्ट इन वेरीनेस ही विल कम टू मी, ऐसा कहते हैं ना। ठीक है, चलिए, अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। अब ये जो सवाल है, ये सारे के सारे सवाल जो है, डिस्कस विथ योर ग्रुप एंड जस्टिफाई द पोएम टाइटल पुली। पुली का टाइटल हम कैसे, पुली देखिए, पुली किस लिए यूज होती है? पुली किसी चीज को आसानी से अपनी ओर खींचने के लिए यूज होती है। तो जो टाइटल है पुली, तो इंसान भी, ईश्वर भी इंसान को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर जो पुली है वो मेटाफर है, इसलिए किस चीज के लिए? वो एक रेस्टलेसनेस के लिए, अस्वस्थता के लिए पुली का इस्तेमाल किया है, ऐसा हम कह सकते हैं। थ्री लाइन्स दैट कंटेन मोनोलॉग्स ऑफ गॉड, क्या है थ्री लाइन्स? देखिए, सबसे पहले, लेट अस, ही सेड, pour on him all we can, पहली मोनोलॉग, डायलॉग गॉड का। ठीक है, फॉर इफ आई शुड, सेड ही, bestow this jewel also on my creature, he would adore my gifts instead of me, दूसरा है। और तीसरा क्या है? तीसरा गॉड कह रहे हैं, ओके, तीसरा कह रहे हैं, लेट हिम बी रिच एंड वेरी, दैट एट लास्ट गुडनेस लीड्स हिम नॉट, येट वेरीनेस में टॉस हिम टू माय ब्रेस्ट। ठीक है, सो ये तीनों भी गॉड की मोनोलॉग है, गॉड कह रहे हैं।
चलिए, पिक आउट टू लाइंस दैट कंटेन द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच। अभी देखिए एलिट्रेशन तो हमने ऑलरेडी देख लिया है। एलिट्रेशन का एग्जांपल रिफाइनिंग रेस्टलेसनेस हमने देखा है। उसके बाद में toss him to my breast, nature not rest in nature, adore my gifts instead of me। ओके, अब हमको देखने हैं एंटीथेसिस के एग्जांपल्स, क्योंकि एंटीथेसिस पर हमें कोई सवाल यहाँ पर नहीं पूछा है। तो डिस्पर्ट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्पेस। अभी देखिए एंटीथेसिस क्या होता है। एंटीथेसिस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है, एंटीथेसिस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो पैराडॉक्स की तरह है, पैराडॉक्स की तरह मतलब जिसमें दो बिल्कुल विपरीत चीजों को कहा जाता है। अब देखो, डिस्पर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब क्या किया जाता है इसमें। अब ये कहोगे सर आप तो कह सकते हो कि सर ये तो पैराडॉक्स में भी है, पर यहां पर जो होता है, यहां पर ग्रामेटिकल बैलेंस क्रिएट किया जाता है। अब देखो वो कह रहा है जो चीजें फैली हुई है उनको एक साथ समेट लेते हैं, है ना। सिर्फ फैली और समेट ऐसे दो चीजें होती तो उसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। जो चीजें फैली हुई है उनको समेट लेते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, इसीलिए उसको हम एंटीथेसिस कहते हैं। हाँ, अब चलते हैं आगे। एलिट्रेशन इन्वर्जन के एग्जांपल्स तो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं। अभी चलते हैं एक्सप्लेन द फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना। रेस्ट इन बॉटम ले बिकॉज, है ना। रेस्ट इन बॉटम ले, इसमें पन है क्योंकि, इसमें पन क्यों है, क्योंकि ये जो रेस्ट है, इस रेस्ट के दो मीनिंग्स है। पहला मीनिंग क्या है, पहला मीनिंग क्या है उसका, रेस्ट का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। और दूसरा रेस्ट का मतलब होता है, रेस्ट का मतलब होता है सिर्फ, ओनली, सिर्फ या ओनली, जब आखिरी चीज बची थी, है ना। चलिए, बिस्टो दिस ज्वेल ऑल्सो ऑन माई क्रीचर, मेटाफर, है ना। मेटाफर क्यों है बेस्टो। अब इसमें मेटाफर जो है वो बेस्टो और दिस जूल, है ना। ये जूल है, इसको क्या कहा गया है मेटाफर, क्योंकि जूल मतलब ये अलंकार नहीं है, तो ये है अच्छाइयां, अच्छाइयों को, अच्छाइयों को जूल कहा गया है, इसलिए ये मेटाफर है। वन चीज इज सेड, वन थिंग इज सेड टू बी कंप्लीटली समथिंग एल्स, है ना। और रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, रिपीटिशन बिकॉज। देखिए, रेस्ट इन नेचर नॉट द गॉड ऑफ नेचर, नेचर ये जो शब्द है ये रिपीट हुआ है, इसीलिए हमको इसे कहेंगे, हमको इसे रिपीटिशन कह सकते हैं, हमको इसे रिपीटिशन ही कहना होगा। क्रिटिकल अप्रिसिएशन तो हमने पोम की ऑलरेडी की है ना। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो यहाँ पर हमने ये इंग्लिश वर्कशॉप खत्म कर दिया है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी जो आया होगा, जो कुछ भी इस वीडियो में दिया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।